हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स, आज हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत डिस्कशन करने वाले हैं अनुप्रयोग नंबर 3, किसी एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें, क्योंकि इसके अंतर्गत हम फिज़िक्स की कंटिन्यूस क्लास कराने वाले हैं और कंटिन्यूस क्लास के अंतर्गत आपको लगभग फिजिक्स का पूरा कोर्स यहाँ से प्रोवाइड कराया जा सकता है। अगर आप सभी लोगों का साथ मिला तो इसी तरीके से आगे वो क्लास कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 3, किसी एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम दो अनुप्रयोग पर चर्चा कर चुके हैं। एक था हमारा एक पतले आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा है किसी आवेशित समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये है एक आवेशित गोलीय कोश जिसको प्लस क्यू आवेश से पूर्णतः आवेशित किया गया है और इसकी त्रिज्या है r। ठीक है स्टूडेंट, ये गोलीय कोश है जिसको डार्क बनाया गया है, गोलीय कोश है और इसका सेंटर है O और इसकी रेडियस जो है वो r है, इसकी त्रिज्या r है। अब जब ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है तो ये अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है स्टूडेंट, इधर को भी, 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 सभी जगहों को ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो प्लस आवेश होता है वो हमेशा बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, अपनी तीव्रता देता है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, हमें इस आवेशित गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर, तो इसमें गोलीय कोश के लिए 3 शर्तें होती हैं। पहला होता है आपका बाह्य बिंदु पर तीव्रता हमें निकालनी है। पहली स्थिति में हम बाह्य बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे। तो इसका तात्पर्य क्या है स्टूडेंट, इसका तात्पर्य यह है कि ये जो पॉइंट P है ये इस गोलीय कोश के बिल्कुल नियर में नहीं है, इससे बिल्कुल बाहर है। ठीक है, अब इस पर कितनी तीव्रता आएगी, पहले तो हम इस अल्प पृष्ठ dA पर निकाल देंगे और फिर हम पूरे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर इस पूरे गोलीय आकृति, जो गॉसियन गोलीय आकृति मानी गई है, इस पर कितनी तीव्रता आएगी हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो माना एक आवेशित गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या कितनी है स्टूडेंट, r है। ठीक है, इसकी त्रिज्या r है और प्लस क्यू आवेश से इस गोलीय कोश को पूर्णतः आवेशित किया गया है। इस गोलीय कोश के केंद्र से कैपिटल R दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस गोलीय कोश के चारों ओर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूँकि आवेशित गोलीय कोश पूर्णतः आवेशित है तो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इससे क्या होगा, आवेशित गोलीय कोश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र आएगा। तो आवेशित गोलीय कोश के चारों ओर एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं, या गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिस पर एक अल्प पृष्ठ क्या है, dA है। देखो ये अल्प पृष्ठ को दर्शाता है dA। ए तो पूरे गोले का एरिया होगा, लेकिन dA क्या होगा, इसके अल्प पृष्ठ का एरिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है। अब और तीव्रता जो है, इसमें तीव्रता बाहर की ओर ही होगी क्योंकि गोलीय कोश के प्लस आवेशित है और बाहर की ओर तीव्रता उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं इस बिंदु पर, यानी कि जो जो आपका अल्प पृष्ठ है, इस अल्प पृष्ठ पर जो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अल्प पृष्ठ dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा d फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट dA। हमने वैद्युत फ्लक्स पर डिस्कशन पहले की हुई थी, तो उसमें हमने फॉर्मूला बताया था कि डी फाई का जो इसका वैद्युत फ्लक्स फाई होता है, इंटीग्रेशन E dA होता है, और जो वेक्टर हटाते हैं तो इंटीग्रेशन का निशान के हटाने के साथ साथ हमारा एरिया पूरा लगा देते हैं, तो उससे फाई E हो जाता है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम वेक्टर को हटाते हैं स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, वेक्टर हटाते ही यहाँ पर कॉस थीटा आ जाता है स्टूडेंट, क्योंकि वेक्टर का मतलब होता है सदिश, और ये सदिश का मतलब दिशाओं को दर्शाता है। अगर हम एंगल लगा दें तब भी दिशा का ज्ञान होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर वेक्टर हटाते ही कॉस थीटा आ जाता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में हैं। ई व डी ए क्या है स्टूडेंट, एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में हैं। अतः जो इनके बीच कोण होगा, देखिए अगर ये दोनों पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो कोण तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, तो कोण कहाँ से बनेगा। तो थीटा कितना अंश का हो जाएगा, 0 अंश का हो जाएगा। कोण को ही तो थीटा दर्शाते हैं, और थीटा 0 अंश हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है नहीं। अब थीटा जब 0 हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कॉस 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हमारे ये वैल्यू जो है 0 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वेक्टर ई डॉट डी ए ही बचेगा, ई डॉट डी ए बचेगा। अब अगर हम इसमें ई को बाहर निकाल दें तो इंटीग्रेशन क्या होगा, डी ए होगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए। डी ए क्या है, ये पृष्ठ है भाई। ये कह रहा है कि डी ए जो है अल्प पृष्ठ था और इसका वैद्युत फ्लक्स हमारा निकल चुका है डी फाई ई, ठीक है। डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन डी ए। अब पूरे गोले के लिए निकाल देंगे, तो ऐसी स्थिति में तो पूरे पृष्ठ पर क्या निकाल देंगे स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स। तो पूरे पृष्ठ पर का वैद्युत फ्लक्स निकालें तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम कैपिटल आर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पूरे बड़े गोले का निकालना है हमको। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हमारा अब ये डी फाई ई के बजाय क्या बन जाएगा, फाई ई बन जाएगा, इक्वल टू ई इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ई इसकी जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अब चूँकि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो गॉस की प्रमेय तो लगेगी ही, गॉस की प्रमेय से, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स हमारा पहला वर्क होता है इसमें। तो गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आपने गॉस की प्रमेय याद कर ली होगी। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, वो उस पृष्ठ पर आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ये दोनों परिभाषाएं इसके लिए बन सकती हैं। अब आप समीकरण 1 और 2 से देखिए। यहाँ फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आया था, यहाँ फाई इज इक्वल टू आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप देखिए आगे समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से अगर हम चर्चा करें तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इससे ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ये 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या था, इसके साथ मल्टीपल में था। मल्टीपल वाली चीज़ें राइट हैंड साइड से डिवाइड में चले जाती हैं, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में था तो 1 अपॉन में लिख सकते हैं इसको। ऊपर क्या बचता है मेरे पास, केवल क्यू बचता है, और नीचे क्या बचता है स्टूडेंट, आर स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। तो ये है हमारे स्टूडेंट कि आवेशित गोली कोश के कारण उसके बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देख लीजिए आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। बहुत आसान डेरिवेशन था। वैद्युत फ्लक्स मेन होता है, वैद्युत फ्लक्स का वही सूत्र इसमें लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ई को अलग कर दो तो इंटीग्रेशन डी ए बचेगा। इंटीग्रेशन डी ए की जगह आपने क्या लगा देना है, इस पूरे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेशन डी ए की जगह पर रख दोगे तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
और गॉस के प्रमेय लगा देंगे तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशंस को इक्वल ले लेंगे तो ई इंटू 4/r² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर यहाँ पे देखें तो ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन 4/r² इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अपॉन में। तो 4/r² को एक साथ कर लो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अलग हो जाएगा और इतना आपका न्यूटन प्रति कूलम इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब सेकंड इसका जो बी वाला पार्ट है वो है गोले के कोस, गोलीय कोस के पृष्ठ पर। तो कोस के गोलीय कोस के पृष्ठ पर। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यदि क्या है, जब हम बिंदु P कहाँ है, कोस के पृष्ठ पर। अब गोलीय कोस के पृष्ठ पर है तो क्या होगा, तो आपका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। ये गोलीय कोस हो गया, इसको प्लस क्यू आवेश दिया था, प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया था गोलीय कोस को, और यहाँ इसका सेंटर O था और ये थी इसकी रेडियस R। अब यहीं पर एक पॉइंट मान लिया जाता है स्टूडेंट, यहीं पर E भी होगा और यहीं पर ही क्या हो जाएगा, DA भी हो जाएगा। तो ये आपका हिसाब किताब आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अब ये गोली कोस देखो, जैसे ये गोला बना था ना, बाहर का गोला बना है, सेम टू सेम अभी ये वाला गोला भी तो ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। ये हम इस गोले की चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट, ये वाले गोले की चर्चा हो रही है इसमें, ये वाले गोले की। अब यहाँ पर हमने इस पॉइंट को ले लेना है या यहाँ पर ले लेना है, ठीक है ना। तो मैंने इसका डायग्राम अलग से बनाया, दे दिया आपको, दे दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या अंतर आ रहा है भाई, चित्र तो सेम ही बन रहा है, बस केवल रेडियस का अंतर आर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अब स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपकी बार कैपिटल R के बराबर ले लेंगे। तो प्रोसेस सेम रहेगी तो तीव्रता भी तो सेम आएगी। तो तीव्रता इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। भाई जब गोले की त्रिज्या स्मॉल r है तो त्रिज्या ही तो बदलेगी, बाकी तो सारा सेम रहेगा। तो इतना न्यूटन प्रति कूलम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से इसको बना सकते हैं। थर्ड होता है स्टूडेंट इसमें आंतरिक बिंदु पर। अब आंतरिक बिंदु का मतलब है कि गोले के अंदर, आंतरिक बिंदु पर तीव्रता। अब आपको ये तो पता होगा कि जो प्लस आवेश होता है हमेशा बाहर की ओर तीव्रता उत्पन्न करता है। तो चूँकि जो आवेश है ना स्टूडेंट, आवेश गोले पर पृष्ठ पर वितरित है। कहाँ पर वितरित है स्टूडेंट, पृष्ठ पर वितरित है ना, पृष्ठ पर वितरित है। तो कोस के भीतर कोई आवेश नहीं है ना, क्योंकि कोस तो खोखला है, केवल ये इतने पे है, ये अंदर तो कुछ है ही नहीं। कोस के भीतर कोई आवेश नहीं है। अगर कोस के भीतर कोई आवेश नहीं है तो तीव्रता कहाँ से आएगी भाई, क्योंकि प्लस आवेश तो हमेशा बाहर की ओर तीव्रता उत्पन्न करता है। अतः क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, शून्य होगा, है ना। जब वैद्युत फ्लक्स ही शून्य होगा तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए हो जाएगा। और ई को अगर हम बाहर ले लें तो इंटीग्रेशन डी ए बचेगा, और जब इंटीग्रेशन डी ए बचेगा तो ई इंटू क्या हो जाएगा 4πr²। और ऐसी स्थिति में जो तीव्रता आ जाएगी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू ही जीरो हो जाएगी और जो वैद्युत फ्लक्स टोटल आएगा वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि अतः ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। यानी कि ये फाई जो था ना, फाई का मान जीरो आ गया, फाई का मान क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जीरो आ जाएगा। तो ई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। जब फाई का मान आ रहा है तभी तो ई का मान निकलेगा। तो आपको ये स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि जब गोलीय कोश के अंदर तीव्रता किससे आएगी, गोलीय कोश पर वो आती है आवेश के कारण, और गोलीय कोश के अंदर खोखला है तो आवेश तो सारा उसके पृष्ठ पर आ जाता है, तो अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो तीव्रता कैसे रहेगी। अतः जो है तीव्रता क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी शून्य हो जाएगी,
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे ये था गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 3। अब अनुप्रयोग नंबर 4 और 5 को स्टूडेंट हम एक ही वीडियो में कराएंगे। वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए हम इस क्लास को कल कराएंगे। आज आप इतना ही अपने आप प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट अपने साथियों को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए वीडियो को, और अपना जो है अच्छा रेस्पॉन्स दीजिए वीडियो को, जिससे कंटिन्यूसली आप तक क्लास पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।